हाय दोस्तों, मैं अरविंद एप्सिलॉन एकेडमी से आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं। टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, काफ़ी जगह पे इसका इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आज हम लोग इसके सारे के सारे चीज़ों को यहाँ पर एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेशन एक वर्ड है, एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन कई प्रकार से हमारे सामने आता है। अगर मैं अभी अपनी आवाज़ को तेज या धीरे कर दूं तो ये मेरा वोकल एक्सप्रेशन है। अगर मैं बहुत मुस्कुरा के आपसे अभी बात करूं तो ये मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है। और अगर मैं लिखकर आपसे कुछ बात करता हूं तो राइटिंग एक्सप्रेशन होता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर जो कुछ भी आप रिटन में लिखते हैं उस एक्सप्रेशन पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब वो वोकल भी हो सकता है, वो फेशियल भी हो सकता है, और वो राइटिंग में भी होता है। तो आज अभी जो हमें यहाँ बात करनी है वो वोकल और फेशियल की नहीं करनी है। वोकल एक्सप्रेशन मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करता रहूँगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम राइटिंग में जब चलते हैं तो एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर राइटिंग एक्सप्रेशन से है। और मैथमेटिक्स में जब हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज़ों को लिखते हैं, एक तो वेरिएबल्स होते हैं। और वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एक पुराने वीडियो में। अगर पुराने वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए तो वो इस आई बटन में आपको मिल जाएगा। उस आई बटन से आप उसको देख सकते हैं, हमारे पुराने किसी वीडियोस को। वेरिएबल्स के बारे में बताया गया था कि वेरिएबल्स एक वर्ड है, वेरी से बना है। और वेरी का मतलब होता है टू चेंज। जो चीज़ परिवर्तित होती रहती है उसको हम लोग चेंज कहते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास x रुपीस का मैंने एक नोट दिया, तो क्या x रुपीस के नोट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? जी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू ही कांस्टेंट नहीं है। कभी x जीरो के रूप में आती है, कभी x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, कभी x की वैल्यू बहुत पॉजिटिव आ जाती है। तो ये 1000 रुपये का नोट है, -100 रुपीज़ का है, या 0 रुपीज़ का। ये नोट कितने रुपीज़ का है ये हमें नहीं मालूम है। और जब हमें ये नहीं मालूम है, इसका मतलब कि x की वैल्यू वेरी कर रही है, बदल रही है। और जिस चीज़ की वैल्यू वेरी करती रहती है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और A to Z, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स में यूज होने वाले एक तरह के वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो है वो एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। जब आप कुछ लिखेंगे तो A to Z आप कुछ भी लिख रहे हैं वो सब वेरिएबल हैं। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है ना, फाई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को नहीं, बाकायदा वेरिएबल्स वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट्स वैल्यू आती है जो अपने आप में कांस्टेंट बनी रहती हैं। अगर मैं यही रुपीज़ आपको 5 रुपीज़ लिख के दे दूं कि 5 रुपीज़ का एक नोट है, तो 5 रुपीज़ की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। 10 दिन बाद भी ये 5 का रहेगा, आज भी 5 का है, तो 5 जो है वो एक 5 जो है वो नंबर है और वो अपने आप में कांस्टेंट रहता है। तो जब आप एक्सप्रेशन करते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो वेरिएबल में होगा मैथमेटिक्स में, या वो एक रियल नंबर के रूप में होगा। हाँ, अगर दोनों मिक्स होकर आ जाएं, जैसे मैं 2 और x दोनों को लिख दूं, तो यहाँ पर ये 2 जो है एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कि एक रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है एक वेरिएबल है। तो ये रियल वैल्यू जो यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल के आगे आ गई है, इसे हम इसका कॉफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कॉफिशिएंट, तो ये इसका एक कॉफिशिएंट है। और y जो इधर x है, x ये वेरिएबल है। तो ये दोनों के साथ में आने पर, लेकिन है क्या ये भी एक एक्सप्रेशन है जो दोनों को साथ में लेके बना है। तो जब आप राइटिंग में कोई भी चीज़ लिखते हैं वो आपका रिटन एक्सप्रेशन होता है, और राइटिंग में मैथमेटिक्स में या तो हम वेरिएबल लिखते हैं या रियल नंबर लिखते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। समझ गए? मतलब एक्सप्रेशन एक बड़ी चीज़ है और उस एक्सप्रेशन में से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होती हैं। एक्सप्रेशन तो दोनों तरीके से आया, वेरिएबल भी आया और एक रियल नंबर के रूप में भी आया, और दोनों को मिलाकर भी आया। लेकिन क्या सारे के सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दो विशेष बातें ध्यान रखने पर आप एक्सप्रेशन में से
पॉलिनोमियल को अलग कर पाएंगे, या ये बता पाएंगे कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी वेरिएबल समझ गए आप लोग। वेरिएबल का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी A to Z तक की कोई भी इमेजिनरी नंबर जब आप अपने आप सोच के चलते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं। तो यहां पर अगर मैंने किसी वेरिएबल को रूट के अंदर रख दिया, मान लो x है, x के ऊपर रूट लगा दिया, तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, लेकिन क्या सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल रूट में हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी वेरिएबल यदि रूट के अंदर आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन होगा। ये पहली बात। दूसरी बात और देखिए, अगर किसी वेरिएबल की यदि मैं डिग्री को नेगेटिव लिख देता हूं, जैसे -3 मैंने यहां लिख दिया, आपको समझाने के लिए इधर लिख देता हूं x की डिग्री -3। अब ये जो वेरिएबल है इसकी जो डिग्री है वो नेगेटिव आ रही है। आपको फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको डिग्री मतलब रेडिकल एक्सपोनेंट के बारे में कोई दिक्कत है तो हमारे आई बटन पर जाके आप पुराने वीडियोस के लिंक को देख सकते हैं, वो आपको क्लियर कर देगा। यहाँ पर डिग्री के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो अब x की पावर इधर -3 है, ठीक है ना। अब इसको मैं पॉजिटिव बनाऊं तो कैसे लिखा जाएगा? 1/x⁻3। तो चाहे वो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर कोई कहे पॉलिनोमियल है तो आप कह देना ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि किसी वेरिएबल की डिग्री यदि नेगेटिव आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते? पहली बात तो आपके दिमाग में डिग्री आनी, मतलब वेरिएबल आना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर रूट लगा है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और यदि उस वेरिएबल की डिग्री नेगेटिव है, माइनस में है, तो भी वो, अगर आप उसको पॉजिटिव भी बना देंगे तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, बाकी सब होते हैं। अगर मैं इसी को रियल नंबर के रूप में ले लूं, यही चीज अगर मान लीजिए मैंने 3 लिखा और 3 के ऊपर रूट लगा दिया, तो ये पॉलिनोमियल है। ध्यान रखिएगा, ये पॉलिनोमियल भी है और एक्सप्रेशन भी है। अगर मैं इस 3 की डिग्री को -3 लिख दूं तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर के ऊपर अगर माइनस में है तो ये एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। केवल वेरिएबल के साथ ये बात अप्लाई नहीं होती है। अब जो पॉलिनोमियल के बारे में जनरली लोग कहते हैं कि पॉली मीन्स मैनी। पॉली की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, ठीक है ना। और अगर मैं नॉमियल की बात करूं, कहीं पे अगर नॉमियल लगाओ तो इसको टर्म्स के रूप में आपको देखना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो पॉली मतलब मैनी और नॉमियल मतलब टर्म्स, तो मतलब मैनी टर्म्स, जहां पर बहुत सारी टर्म्स आए। अब टर्म्स में 2 बातें होती हैं, एक लाइक टर्म्स और एक अनलाइक टर्म्स। अगर मैं लिखता हूं 6x प्लस में 7x, तो ये दोनों लाइक है, दोनों x के फॉर्म में है, तो इसका मतलब मैं इनको ऐड कर सकता हूं और मैं ऐड करके लिख दूंगा 13x। अगर मैं 6x माइनस 7x करूंगा तो ये भी टर्म में आपस में एक ऑपरेशन होगा और इधर लिखा जाएगा माइनस का 1x। तो यहां पर क्या, लाइक टर्म्स के साथ कुछ भी चीजें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लाइक नहीं है, अब ये 6x है और यहां पर मैं 7y लिख दूं, तो क्या आप इन्हें ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक है। और जब ये अनलाइक हो, ये ऐड हो ही नहीं सकती, तो अब ये एक नहीं है, यहां पर ये दोनों एक हो गई, ऐड होकर सब्ट्रैक्ट होकर भी एक हो गई, लेकिन यहां पर ये ना तो ऐड होंगी, और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहूं 6x माइनस 7y, तो ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगी। तो यहां पर ये दोनों टर्म्स अपने एक अलग अलग चीजों को लेके बैठी हुई हैं।
और ये दो अलग अलग जब अनलाइक टर्म्स है, ना तो ये ऐड हो रही है ना सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहां पर टर्म्स दो हो गई, यहां पर सिंगल रही, यहां पर दो हो गई। तो जब कोई चीज सिंगल होती है तो उसके लिए एक वर्ड लगता है मोनो। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी एक मोनो रेल परियोजना चलेगी। मोनो का मतलब एक सिंगल पटरी पर चलने वाली ट्रेन। दो पटरियों पे तो आपने देखा ही है, एक सिंगल पटरी पे जब ट्रेन चलेगी तो उसको मोनो ट्रेन का नाम दिया जाएगा। तो मोनो कहीं पे भी वर्ड आए तो सिंगल के लिए आता है, अगर दो हो जाए तो यही वर्ड क्या हो जाता है, बाइनो हो जाता है, ठीक है ना। और ट्राई वर्ड आपको मालूम है, अगर मैं इसको ट्राइनो कर दूं तो ये तीन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस चीज को मैं क्वाड्री कर दूं, क्वाड्रीनो, है ना, तो ये चार को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरे पास एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल एक वर्ड कला दूंगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉलिनोमियल के ही केवल और केवल सिंगल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब वो सिंगल टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है जैसे 2, वो सिंगल टर्म x भी हो सकती है। तो अगर सिंगल है तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल का क्या, मोनोमियल। x भी क्या, पॉलिनोमियल का मोनोमियल। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं 2x, तो भी ये क्या, मोनोमियल। मान के चलिए ये सुरेश है और ये कुमार है, तो सुरेश भी मोनोमियल है, कुमार भी मोनोमियल, और सुरेश और कुमार दोनों साथ में आ जाएगा तब भी मोनोमियल रहेगा। अगर मैं उसके साथ कुछ और भी लगा दूं, सुरेश कुमार यादव या सुरेश कुमार सिंह, सुरेश कुमार कुछ भी आगे लगा दिया जाए, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, तब भी वो मोनोमियल ही रहेगा। मतलब कि अगर मैं इसके साथ x y z भी कर दूं तो भी ये मोनोमियल है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, किसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नहीं है। ये टर्म्स अलग अलग हैं, अनलाइक टर्म्स है। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, x y z तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ये जुड़ नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होकर ये एक जैसे नजर आते हैं। जैसे मान लो दो पहलवान आपस में लड़ रहे हो तो जब गुत्थम गुत्था होते हैं तो वो एक जैसी यूनिट नजर आती है, लेकिन जब अलग अलग होते हैं, जब लड़ नहीं होते, दो अलग अलग नजर आते हैं। तो यहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2x y और z जो है ये मोनोमियल का पार्ट है, ठीक है ना। तो चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू में हो, चाहे वो वेरिएबल में हो, चाहे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ हो, तब हम इसको इस चीज में रखते हैं। अब बात आती है बाइनो की। तो बाइनो में आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ये दो चीजें जुड़ नहीं पा रही हैं, क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं, क्यों, दो अलग अलग टर्म्स हैं। मैं अगर 3 आम और 4 सेब ले लूं तो जोड़कर आप ये नहीं कह सकते कि 7 आम हो गए 7 सेब हो गए, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है, वो कहीं पे भी करोगे 7 फल कह सकते हैं, लेकिन आप उनको 7 आम या 7 सेब नहीं कह सकते हैं। तो वो जो अलग अलग चीज होती है तब ये बाइनोमियल हो जाता है। और बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म्स, अगर 2 टर्म्स हमारे पास हैं तो इधर बाइनोमियल होगा, और अगर वो टर्म्स सिंगल है, एक ही टर्म्स के रूप में अगर वो है, तो हम उसको मोनोमियल कहेंगे। इसी प्रकार से अगर बताइए, आप देखिए, आप खुद बताएंगे, अगर x प्लस वाई जुड़ सकता है क्या, लेकिन ये 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल का पार्ट है अभी तक। लेकिन अगर मैं अब इसके साथ z भी लगा दूं तो x y के साथ नहीं जुड़ सकता, y z के साथ नहीं जुड़ सकता, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं और ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये ट्राइनोमियल हो गया। और जरूरी नहीं वेरिएबल ही आए, इसका कांस्टेंट भी आ सकता है। अगर मैं 2 प्लस x लिख दूं तो ये बाइनोमियल है, और अगर मैं x की पावर 3 लिख दूंगा ना, देखो ये भी x है, ये भी x है, लेकिन इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तब भी ये जुड़ नहीं सकते। बिल्कुल होता है ऐसा। मान लीजिए कि अगर मैं x और y दो अलग अलग बात करूं, तो धर्म, जैसे मान लो 2 हिंदू और मुसलमान 2 धर्म है, सारी चीजें अलग अलग होने की वजह से जुड़ नहीं पाते हैं कई बार, है ना। लेकिन क्या हिंदू में हिंदू जुड़ जाता है, नहीं, वहां पर भी हम लोग देखते हैं जाति देखते हैं, तो जहां पर जाति अलग हो जाती है वहां पर भी नहीं होता। ये हिंदू है, ये भी हिंदू है, लेकिन हो सकता है इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों के कुछ कस्टम्स रीति रिवाज अलग अलग है, तो वो आपस में कई बार नहीं जुड़ पाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये भी क्या है, ये ट्राइनोमियल हो गया। आपको ये लाइक टर्म्स नहीं लगनी चाहिए, अगर उनकी डिग्री भी सेम होगी तभी वो लाइक टर्म्स होंगी, डिग्री सेम नहीं है तो x होने से केवल लाइक टर्म्स नहीं होगा। तो ये कौन सी टर्म हो गई, ट्राइनोमियल। ऐसे अब 4 टर्म्स आ जाएं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, ये हमने यहां पर लिखा है। अब ये चारों टर्म्स अलग अलग हैं और जरूरी नहीं हमेशा एडिशन का साइन आए, मैं सब्ट्रैक्शन भी लगा सकता हूं।
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का साइन अगर ऐसा आता है और ये ना तो ऐड हो पा रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट हो पा रही है और 4 हैं, तो अब हम इसे क्वाड्रिनोमियल के नाम से जानेंगे, क्वाड्रिनोमियल। तो सिंगल टर्म होने पे मोनोमियल, 2 होने पे बाइनोमियल, 3 होने पे ट्राइनोमियल, 4 होने पे क्वाड्रिनोमियल। लेकिन ये सब हैं क्या? पॉलिनोमियल ही है। पॉली मतलब मैनी टर्म्स, तो ये इसके पार्ट्स हो जाते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसमें हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सभी के सब पॉलिनोमियल हैं। और भी कई नाम होंगे आपके मन में आ रहा हो, 5 हो जाएंगे तो उनको अलग से क्या नाम देंगे, तो कोई अलग से नाम नहीं दे दीजिए, उसको पॉलिनोमियल बोल दीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म की। अब आपको पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आया, लेकिन एक बात सिंपलेस्ट फॉर्म पे चलने से पहले आपको समझनी पड़ेगी। मैंने तो एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये आई बटन को दबाइए और पुरानी वीडियो पर जाके इनके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। ये लीनियर जहां पर वर्ड आए तो लीनियर का मतलब समझ जाइएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट वाले में मैंने इसको क्लियर किया। लीनियर का मतलब होता है डिग्री का 1 हो जाना। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो जैसे x की पावर 1, तो मैं इसको लीनियर बोलूंगा। y की पावर 1, तो ये भी लीनियर ही कहलाएगा। किसी भी चीज, किसी भी वेरिएबल की डिग्री यदि 1 होती है वो लीनियर कहलाती है। ठीक है ना? तो यहां पर अगर x की डिग्री 1 है तो लिखते नहीं है, y की डिग्री 1 है तो लिखते नहीं है, लेकिन ये लीनियर है। अब सिंगल सिंगल है, अकेले हैं, तो हम कहेंगे लीनियर मोनोमियल है। लेकिन अगर मैं x प्लस वाई लिख दूं, x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो दोनों लीनियर हैं। लेकिन अब ये क्या सिंगल टर्म है? जी नहीं, क्योंकि ये जुड़ तो सकते नहीं है। तो ये क्या हो गया? लीनियर में ही बाइनोमियल हो गया। अब मैं x प्लस वाई के साथ z भी लिख दूं, तो इन सब की डिग्री क्या है? 1 है। 1 का मतलब लीनियर। और लेकिन क्या ये मोनोमियल है? जी नहीं। बाइनोमियल है? जी नहीं। ये क्या है? ये लीनियर ट्राइनोमियल है। तो अब अगर मैं कहूं कि आपको एक लीनियर क्वाड्रिनोमियल लिखना है, जी हाँ, अब आप लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके साथ एक और वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू लगा दीजिए, तो ये देखिए ये लीनियर क्या हो गया? क्वाड्रिनोमियल हो गया। तो लीनियर मींस डिग्री का 1 होना। तो लीनियर मोनोमियल होता है, लीनियर बाइनोमियल, लीनियर ट्राइनोमियल, लीनियर क्वाड्रिनोमियल। ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री का 2 हो जाना। क्वाड्रेटिक, अगर किसी जगह पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिग्री अगर वहां पर 2 आती है, तो उसको हम स्क्वायर भी कहते हैं और उसे हम क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। तो अगर मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 9x, अब मुझे बताइए कि क्या 9x एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो सकता है? नहीं। तो ये क्या हुआ? 2 टर्म्स, मतलब बाइनोमियल। लेकिन क्या लीनियर बाइनोमियल है? जी नहीं, ये लीनियर बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक बाइनोमियल कहेंगे। अगर मैं 9x हटा देता हूं, चलिए 9x को मैंने छुपा लिया, अब केवल आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। अब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक क्या? मोनोमियल है। और अगर मैं इसके साथ पीछे एक नंबर और लगा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, क्या 7 और 9x जुड़ सकते हैं? क्या 7 एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ सकता है? जी नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 होना, लीनियर मीन्स डिग्री 1 होना। अब बताइए क्यूबिक का मतलब क्या होगा? बिल्कुल ठीक, क्यूबिक का मतलब डिग्री का 3 हो जाना। जी हाँ, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो आप उसको क्यूबिक कह सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं डिग्री को 3 कर देता हूं किसी चीज की, मतलब वेरिएबल की, तो वो क्यूबिक हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप एक क्यूबिक मोनोमियल लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसानी से। आप लिख देंगे y के आगे कॉफिशिएंट कुछ भी लगा दो, जैसे मैंने 9 लगा दिया, लेकिन इसकी डिग्री क्या लिखनी है? 3। तो ये पूरा एक मोनोमियल माना जाएगा। और कौन सा? क्यूबिक मोनोमियल। अब अगर मैं इसके साथ 7 को जोड़ना चाहूं, 7y, तो क्या ये जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक बाइनोमियल। और अब मैं इसके साथ लास्ट में कोई नंबर लिख देता हूं, 10 लिख दिया मैंने, अब ये क्या हो गया? क्यूबिक ट्राइनोमियल। तो कई बार ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल के साथ जुड़कर आते हैं, तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें एक अलग तरीके से काम करते हैं डिग्री के रूप में, और वो काम करती हैं टर्म्स के रूप में। और जब उनको मिला के बोला जाता है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से हम इसको करें। इसके बाद हमारे पास आती है सिंपलेस्ट फॉर्म।
सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा मैं भी आपको बता रहा हूं कि आपने भी बचपन में ही सीख लिया था जब आपको डिवीजन सिखाया गया। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिखा जाता है 9x² y⁴ और z, अगर मैं इसको कहूँ इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 3x⁵ y⁴ और z इससे। अब आप क्या करेंगे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप ध्यान रखिए, फिर से लाइक टर्म्स पे जाना पड़ेगा। कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट को डिवाइड करेगी, x को डिवाइड करेगा, y को करेगा और z को। ऐसा नहीं हो सकता कि x और y को काट दिया जाए, वो कटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहूं तो मैं यही तो लिखूंगा, 9 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, ओके। x² को x⁵ से डिवाइड करना है, y⁴ को y² से डिवाइड करना है और z को z से करना है। तो 3 से क्या 9 कटता है? जी हाँ, 3 आ गया। क्या x² से x⁵ को अगर मैं डिवाइड करूं तो ऊपर तो 1 बचेगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा, x⁵ बच जाएगा। अगर मैं y² से y⁴ को डिवाइड करूंगा तो आपको ही मैंने फिर कहूंगा आई बटन पे जाइए और एक्सपोनेंट के रूल्स को पढ़िए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है सेम बेस डिवाइड होते हैं, उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 4 में से 2 गया तो इधर y की पावर बचेगी 2 और इधर z से z दोनों कट जाएगा तो इधर 1 बचेगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 3y² के अपॉन में x³। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन, ओके। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर और नीचे जो चीजें कटती है उनको काटिए। लेकिन क्या विशेष बात ध्यान में रखनी है कि वो लाइक टर्म्स ही एक दूसरे को काट पाएंगी। कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू, x को x, y को y, z को z, उसी से काटना पड़ेगा, बिना काटे काम नहीं चलेगा। इसके बाद अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे चलना चाहूंगा। तो अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिखने जा रहा हूँ, आप मुझे पहले तो ये बताएंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैंने लिख दिया 7x⁵ माइनस के 5x² प्लस के 9x⁴ माइनस का 2x और आगे चलिए मैंने 19 को लिख दिया। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल की तो सिंपल सी बात है कि कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन है तो वो पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए मोनोमियल है क्या, आप कहेंगे सर मोनोमियल नहीं है क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं जो जुड़ ही नहीं सकती हैं। क्या ये बाइनो है? बाइनो से भी आगे बढ़ गया, ये तो 2 से भी ज़्यादा टर्म हो गई हैं। ट्राइनो है? ट्राइनो भी नहीं है। क्वाड्री से भी आगे बढ़ गई है, तो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसकी 5 टर्म है लेकिन पॉलिनोमियल है। अब बात आती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बहुत सिंपल सा है कि इनके ऊपर जो डिग्री है ना, मैं भी आपको बता रहा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पावर डिग्री का 1 होना, डिग्री का 2 होना, डिग्री का 3 होना, है ना। अब इसकी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर दीजिए या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस पॉलिनोमियल को, इसकी सबसे बड़ी डिग्री को पहले लिखूंगा 9x⁴ और फिर लिखूंगा 7x⁴, फिर लिखूंगा माइनस के 5x², फिर माइनस का 2x और ये 19 जो है इसको लास्ट में लिख रहा हूँ। अब ये 19 के साथ भी x है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं कहूँगा आई बटन पे जाइए और देखिए x की पावर इधर 0 है और किसी डिग्री की पावर 0 हो जाती है तो ध्यान है क्या बताया गया था पिछली वीडियो में, एक्सपोनेंट वाली वीडियो में बताया गया, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x की पावर 0 होने पे 1 हो जाएगा, मतलब ये 19 × 1 तो 19 ही होगा। तो यहाँ पर x है लेकिन उसकी डिग्री 0 होने की वजह से वो 1 हो गया, तो उसको नजर नहीं आ रहा है। 1 मतलब भगवान, बताया ना, भगवान है एवरीवेयर लेकिन नजर नहीं आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये अब पॉलिनोमियल और इसमें क्या फर्क आया, ये अपनी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। यहां से देखें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये जिगजैग को एक बड़ी डिग्री, फिर छोटी, फिर बड़ी डिग्री का टर्म्स आ जाए, फिर छोटी डिग्री का, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है। और पॉलिनोमियल में बताया जाता है कि जब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन भी आपको आ जाए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है
तो पहले आपको कोशिश करनी चाहिए उस पॉलिनोमियल को एक सही ढंग से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। आपने सॉल्व करने के बाद आंसर निकाला लास्ट में, तो उस आंसर को भी जिगजैग में मत लिखिए, उसको भी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंपल सा अर्थ कि किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको किया। अब इसके बाद आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो बहुत सिंपल सी चीज है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो मैं कहूंगा इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि मैं इसमें से 9x की पावर 4 को हटा देता हूं, देखिए मैंने छुपा दिया। अब अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की रिमेनिंग जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री को 3 माना जाएगा। और मैं इन दोनों को हटा दूं तो अब ये यहां से शुरू हो रहा है तो इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी, और ये तीनों को हटा दूं तो डिग्री 1 मानी जाएगी। तो मतलब कि पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री के द्वारा डिसाइड होती है कि उसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जीरोज और सॉल्यूशन जो वर्ड लिखा है वो भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से डिसाइड होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो आप ध्यान रखिए कि इसके जीरोज भी 4 होंगे। जीरोज का मतलब है कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं यहां पुट कर दूं सब जगह पे जहां जहां पर x है, और अगर ये पूरा पॉलिनोमियल उस वैल्यू को पुट करने के बाद 0 हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए, तो समझ जाओ कि वो उसका जीरोज कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा यहां पर कि मान लीजिए आपके पास है x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x और प्लस का 1। अब मान लीजिए कि मैं इसको x की वैल्यू -1 रख दूं, x की वैल्यू -1, तो चलो मैं इसमें रख के देखता हूं। x पहले तो बताओ कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। जी हाँ 3 है, तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। अब ये 3 से क्या पता चल रहा है इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज होंगे। 3 जीरोज का मतलब x की ऐसी 3 वैल्यू होंगी जिनको x की जगह पे मैं पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। चलिए मैं इसको चेक करके देखता हूं। अगर मैं इधर -1 लिखता हूं, x की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की डिग्री 3, यही होगा। अब आगे लिखा जाएगा 3 इंटू एक्स की डिग्री 2, तो -1 की डिग्री 2। अब इसको कैसे लिखा जाए, 3 इंटू -1, एक्स की जगह पे देखिए जहां जहां एक्स है वहां पे मैं -1 लिख रहा हूं, और प्लस में 1। अब -1 की डिग्री 3 मतलब -1 इंटू -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन फिर एक -1 से इंटू होगा तो माइनस का ही 1 आएगा, तो माइनस का 1। अब ये 3 है। अब -1 की डिग्री 2 मतलब -1 इंटू -1, तो प्लस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये 3 इंटू -1 होगा तो हमें मालूम है माइनस का 3 आएगा, और ये प्लस का 1। अब ये देखिए -1, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये प्लस का 1, -3 और -1 माइनस के 4 हो गए, और 3 और 1 ये प्लस के 4 हो गए, और -4 और +4 मिलके 0 बना देता है ना, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तब हुआ जब मैंने x की वैल्यू को -1 रखा, तो x की ये वैल्यू ना इसका जीरोज कहलाएगी। क्यों कहला रही है जीरोज, क्योंकि इस वैल्यू को पुट करने के बाद पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देख लो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4। तो x की केवल एक वैल्यू नहीं, ऐसी 4 और वैल्यू निकल कर आएंगी जिनको पुट करने पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमें कहां ले जाती है, नंबर ऑफ जीरोज के पास भी। तो अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास लिखा हो जाए और कोई पूछे बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो बोल दो जिसके 4 जीरोज होंगे। अगर मैं इसको हटा दूं अब कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे, इसको भी हटा दूं तो 2 होंगे। इस प्रकार से आप नंबर ऑफ जीरोज को बता सकते हैं, और इसको कौन ले जाता है, हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल उससे ले जाती है। मैंने एक वर्ड और लिखा है सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में क्या बात आती है, सोल्यूशन एक्चुअली इक्वेशन के साथ यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू लिखी और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। अब देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ 3x प्लस में 7, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 9x प्लस में 5। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके एक इक्वेशन हो गई। जब इक्वल का साइन आता है फिर मैं बोलूँगा आई बटन पे जाइए,
और फिर देखिए पुरानी वीडियोस। तो इक्वेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। तो जहाँ पे इक्वल का साइन होता है वो इक्वेशन होता है। अभी फिलहाल ये जानिए आप। अब मुझे x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने में दोनों साइड इक्वल हो जाएं। x की सेम वैल्यू यहाँ पे भी पुट होगी और वही वैल्यू यहाँ पे भी पुट होगी और दोनों साइड एकदम बैलेंस हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि ये x की वैल्यू ना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती उसको रखने पर, तो वेरिएबल की वैल्यू रखने पर अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो वो उसका सोल्यूशन होता है। और अगर वो दोनों बराबर नहीं आते तो वो सोल्यूशन नहीं होता है। तो जीरोज और सोल्यूशन में क्या फर्क है? जीरोज तो किसी भी पॉलिनोमियल में लिख दो, इक्वल के साइन की कोई जरूरत नहीं है, वो पूरा जीरो हो रहा है तो जीरोज है। लेकिन सोल्यूशन के लिए एक इक्वेशन का साइन होना चाहिए और इक्वेशन का साइन अगर वहां पर है, इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है और आप एक्स की वैल्यू ऐसे रखनी है। अब हम इसको निकालें कैसे? मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने का तरीका आप सबने सीखा हुआ है इक्वेशन को, कि ये 3x और माइनस का 9x इधर हो जाएगा। अब 5 माइनस 7 हो जाएगा, साइड चेंज हुई तो साइन भी चेंज हुए। ये माइनस का 6x की वैल्यू इधर आएगी माइनस का 2। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो -2 के अपॉन में -6, तो x की वैल्यू क्या आ रही है इधर? 1/3 आ रही है। अब अगर 1/3 आप यहां लिख दीजिए x की जगह पर, दोनों जगह पर, तो देखिए क्या दोनों साइड बराबर होती हैं? लेट्स चेक, चलिए करते हैं। 3 × 1/3 ओके, और प्लस में 7। मैंने क्या किया? x की जगह पर केवल x की वैल्यू पुट कर दी। अब इस साइड में आ जाइए, 9 × 1/3 प्लस में 5। चलिए 3 से 3 इधर कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 प्लस में 7 और बोले तो 8 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। ये 3 से 9 कैंसिल होता है तो 3 × 1 और प्लस में 5, 3 × 1 3 होता है और 3 + 5, तो इधर भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, या इधर लिख दीजिए, इधर भी 8 आ रहा है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम वैल्यू के पुट करने पर इक्वल आ गए ना। तो ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको अगर ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो बातें हैं ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी आगे हमको पॉलिनोमियल का ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अक्सर बच्चों को तंग करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जाऊंगा। एक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपसे बात की जाएगी कि क्या होती है, और एक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल आपको पॉलिनोमियल का बेसिक बताया गया है। ये आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मैं कहूँगा कि अगर पसंद आती है कोई चीज़, उसको लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि आपके भाई बहनों, दोस्तों और किसी और को भी इससे फायदा हो सकता है तो उसके साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।